गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बिहार स्टेट होम साइंस 12 पेपर प्रैक्टिस बुक का आज लास्ट सेट प्रैक्टिस नंबर 16 है जो हम लोग देखेंगे आज। इसके बाद थियरी 4 का है जो होम साइंस स्पेशली होम साइंस का है, जीएस नहीं है उसमें इंक्लूड, सिर्फ होम साइंस का देखेंगे। हो सकता है वहाँ से भी क्वेश्चन बिहार स्टेट में आ जाए, सो उसको हम कवर करेंगे। टोटल उसमें आपको इससे पहले भी वाले वीडियो में भी बोले थे 13 सेट हैं, प्रीवियस ईयर मिलाकर टोटल 13 सेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इन्फ्लुएंजा, हाँ ठीक है। इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण विषाणु और बेसिलस इन्फ्लुएंजाe नामक रोगाणु के कारण होता है। यह रोगाणु रोगी के छींक और खांसी के माध्यम से बाहर निकलते हैं तथा संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को संक्रमित कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नज़दीकी संबंध और हवा से। 2 में है, भारत में शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में कार्यान्वित किया गया था? तो ये 2009 में किया गया था। 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सार्वभौमिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक कोशिश की गई। तो 2 का क्या हो जाएगा? सी, 2009। ओके। 3 में है, पंचायती राज प्रणाली मिलकर बनती है। भारत में देखिए, सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। पंचायती राज से तात्पर्य है पंचों का फैसला या शासन। पंचायती राज की त्रिसूत्रीय प्रणाली के अंतर्गत 3 लोक संस्थाएं की स्थापना की गई, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर। सो 3 का क्या हो जाएगा? ए, 3 टियर अवस्था। ओके। 4 में गरीबी रेखा की गणना की जाती है। गरीबी रेखा की गणना कुल पारिवारिक आय के हिसाब से की जाती है। सो 4 का हो जाएगा बी। 5 में है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत हुई थी। तो ये 2 अक्टूबर 1978 यानी 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का शुभारंभ हुआ था। प्रौढ़ों को सामाजिक चेतना उत्पन्न करने की प्रेरणा दी गई। 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर प्रौढ़ों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करने को प्राथमिकता दी गई। इसमें उनके लिए जनसंचार के साधनों का प्रयोग पर बल दिया गया। तो 5 का क्या हो जाएगा? ए, 1978। ओके, 2 अक्टूबर 1978। 5 का हो जाएगा ये। 6 में है, नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है। वायु में नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। वह वायु से हल्की होती है। नाइट्रोजन जल में बहुत ही कम विलय है। यह न स्वयं जलती है और न जलने में कोई सहायता करती है। नाइट्रोजन गैस का आयतन वायु में 78.8% है और भार 75.52 हो जाएगा। देखिए, नाइट्रोजन गैस का आयतन वायु में कितना है? 78.8% है। ठीक है, तथा भार कितना हो जाएगा? 75.52%। ठीक है, तो 6 का हो जाएगा ए, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। ठीक है। 7 में है, पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रसायन एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण मुख्यतः 2 प्रकार के घटक तथा जैविक तथा अजैविक घटक से मिलकर बना होता है। जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधे सभी जैविक घटक के अंतर्गत तथा रासायनिक अपशिष्ट, कीटनाशक, आवास आदि सभी अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। सो 7 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 में है, जीवन के लिए आवश्यक गैस है। जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक गैस ऑक्सीजन है क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया संपादित नहीं हो सकती जो कि मानव जीवन का आधार है। ऑक्सीजन O2 मानव शरीर में लगभग अन्य गैसों की तुलना में 65% तक होती है। ऑक्सीजन वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों में नाइट्रोजन 78% के बाद सर्वाधिक 21% में पाई जाने वाली गैस है। मानव शरीर में मौजूद पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण इसी के कारण होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी कारण इसे वायु, प्राण वायु भी कहा जाता है। सो 8 का हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। ओके। 9 में है, धूल, धुआं, कुहासा और वाष्प डॉट डॉट में उपस्थित अशुद्धियाँ है।
धूल, धुआं, कुहासा और वाष्प वायु में उपस्थित अशुद्धियाँ है। इसके अतिरिक्त कारखानों की चिमनियों से निकली सल्फर डाइऑक्साइड श्वसन नली में जलन उत्पन्न करती है तथा फेफड़ों को भी हानि पहुंचाती है। यह गैस पत्तियों की नमी के साथ मिलकर SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है, जिससे क्लोरोफिल के ऊतक नष्ट होने लगते हैं। सो 9 का क्या हो जाएगा? सी, वायु। 10 में है व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण में निम्न में से किससे संबंधित है? व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण व्यावसायिक गुण से संबंधित है। व्यवसाय का एक ऐसा सदस्य होता है जिसे विशिष्ट शैक्षणिक प्रशिक्षण के आधार पर चुना जाता है, जो कि अपनी बुद्धि का प्रयोग कर आय कमाते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील आदि। ये व्यक्ति अपनी सेवा प्रदान कर आय कमाते हैं। सो 10 का हो जाएगा बी, व्यवसायिक गुण। 11 में है अम्लीय वर्षा की खोज की थी। अम्लीय वर्षा की खोज रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने की थी। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल NHNNO3 मिले रहते हैं। अम्ल वर्षा का तात्पर्य उस वर्षा, कोहरा और हिम से है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले होते हैं। अम्ल वर्षा के कारण जलीय प्राणी की मृत्यु, खेती और पेड़ पौधे की वृद्धि में गिरावट, तांबा और सीसा जैसे घातक तत्वों का पानी में मिल जाना, ये सभी दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण आगरा का ताजमहल पीला पड़ जाता है। सो 11 का हो जाएगा ए, रॉबर्ट अंगुम स्मिथ। 12 में है वर्णद्धता है एक, क्या है? तो वर्णद्धता एक आनुवांशिक रोग है जिसमें व्यक्ति लाल हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है। 13 में है 13 नंबर क्वेश्चन, विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु फैलता है। विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु हैजा रोग फैलाता है। यह रोगाणु अति सूक्ष्म तथा इसका आकार अल्पविराम या कॉमा के समान होता है। ये बैक्टीरिया के स्थान से दूसरे स्थान तक मुख्य रूप से मक्खियों द्वारा पहुंचता है। सो 13 का हो जाएगा सी, हैजा। 14 में है धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है? धूम्रपान से कैंसर रोग के बढ़ने की संभावना होती है, जिसमें मुंह, लाल, होठ, फेफड़े, गले आदि के कैंसर प्रमुख। तंबाकू में सबसे घातक व तेज विष निकोटीन होता है। यह पदार्थ सूक्ष्म रूप में भी मादक है। तंबाकू का धुआं फेफड़े, गले इत्यादि की श्लेष्म कला भीतरी झिल्ली को खराब कर देते हैं, जिससे पहले कफ, खांसी तथा बाद में दमा, तपेदिक, क्षय रोग तक हो जाते हैं। गले, नाक, फेफड़े, श्वसन मार्ग तथा संपूर्ण शरीर में शुष्कता पैदा हो जाती है। सो 14 का हो जाएगा बी, कैंसर। 15 में है पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया पशुओं, मुख्यतः कुत्ते से मनुष्य में संक्रमित होने वाला रोग है, जो इनके काटने या संपर्क द्वारा फैलता है। यह एक घातक विषाणु जनित रोग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। यह ऐसे जानवर के काटने से होता है जिनके लार में यह विषाणु, रेबीज विषाणु मौजूद होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति सिर दर्द, हल्का बुखार जैसे लक्षण प्रकट करता है। बाद में वह शोर, तेज रोशनी और ठंडी हवा तथा जल से डरने लगता है। इससे बचाव के लिए एंटी रेबीज टीका लगाया जाता है। सो 15 का ए और बी दोनों इसमें ऑप्शन दिया गया है। हाँ, हाइड्रोफोबिया और रेबीज, ठीक है। 16 में है टाइफाइड रोग का कारण है। टाइफाइड नामक रोग सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है और सिर दर्द बना रहता है तथा शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। सो 16 का हो जाएगा बी, सैल्मोनेला टाइफी। 17 में BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए? BCG बैसिलस क्लैटमेट-ग्यूरिन का टीका एक टीका है जो मुख्यतः यक्ष्मा, टीबी, तपेदिक रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। सो 17 का हो जाएगा सी। 18 में एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित है? निफ्रॉन या वृक्क नालिका में रुधिर से छानकर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को मूत्र कहते हैं। मनुष्य का मूत्र पारदर्शी एवं हल्के पीले रंग का द्रव होता है। इसका पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है। मूत्र के गंध का कारण उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होता है। एक सामान्य व्यक्ति में 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर मूत्र बनता है। मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। 18 का हो जाएगा डी। 19 में है शरीर की शारीरिक क्रिया नियंत्रित होती है।
शरीर की शारीरिक क्रिया प्रमस्तिष्क सेरिब्रम तथा नियंत्रित होती है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क के शीर्ष पार्श्व तथा पश्च भाग यानी पिछले भाग को ढके रहता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो लगभग मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। यह बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र है। सोचने समझने की शक्ति, प्रेरणा, भय, प्रेम, कष्ट, घृणा आदि का समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा ही होता है। 19 का हो जाएगा ए। 20 में है रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? रुधिर की शुद्धि फुफ्फुस या फेफड़े में होती है। यह प्राणियों में हवा या वायु में सांस लेने का प्रमुख अंग है। यह एक जोड़े के रूप में वक्ष गुहा में उपस्थित होता है। फेफड़े या फुफ्फुस का प्रमुख कार्य वातावरण से वायु ग्रहण कर उसे रक्त परिसंचरण में प्रभावित करता है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ना। 20 का हो जाएगा बी फुफ्फुस। 21 में मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें आयरन लौह तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है तथा शरीर के प्रत्येक हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय तक लाने का कार्य करता है, जिसे हृदय पंप का निश्वासन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का स्तर 13 से 16 मिलीग्राम प्रति डेसिमल होना चाहिए। 21 का क्या हो जाएगा? सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। 22 में है डॉट 22 में क्या है? डॉट शरीर में उत्तक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आकर्षित करता है, इसलिए जब रक्त फुफ्फुसों के अंदर कोशिकाओं में प्रभावित हो तो वायु में से ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेता है। तत्पश्चात शरीर परिभ्रमण के अंतर्गत विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को जलाकर उष्णता तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है। 22 का क्या हो जाएगा? डी हीमोग्लोबिन। ओके। 23 रक्त को जमने में कौन सहायता करता है? 1 मिनट। 22 का डी है ना? हाँ ठीक है। मानव शरीर में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन में किसका सी है? ठीक है। 22 का हो जाएगा डी। ओके। 23 में रक्त को जमने में कौन सहायता करता है? फाइब्रिनोजन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का धागा बनाने में सहायक होता है। गंभीर चोट, गंभीर का कार दुर्घटना या बड़ी सर्जरी और प्रसव संबंधित जटिलता है जिसमें रक्त में फाइब्रिनोजन की आवश्यकता होती है ताकि खून बहने से होने वाली मृत्यु को रोका जा सके। 23 का हो जाएगा सी फाइब्रिनोजन। शरीर की मास्टर ग्लैंड है। शरीर की मास्टर ग्लैंड शरीर में कपाल के स्पाइनल हड्डी में स्थित पीयूष या प्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि से कई प्रकार के हार्मोनों का स्रावन होता है जो हमारे शरीर को कई प्रकार से प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। पीयूष ग्रंथि को सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का सिरमौर होने के कारण ही मास्टर ग्रंथि की संज्ञा दी गई है। प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन तथा ग्रोथ हार्मोन आदि प्रमुख हार्मोन हैं जिनका स्रावन पीयूष ग्रंथि करती है। ठीक है। तो 24 का हो जाएगा ए प्यूटरी ग्रंथि। 25 में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अमाशय की भीतरी सतह पर विद्वान ग्रंथि से जठर रस का स्रावन होता है। इस जठर रस में पाचन में सहायक कुछ किण्वन या खमीर पाए जाते हैं तथा साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। जठर रस में मुख्य रूप से 2 किण्वन या खमीर पाए जाते हैं। ये किण्वन एंजाइम पेप्सिन तथा रेनिन कहलाते हैं। आहार के पाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत यह पेप्सिन मुख्य रूप से आहार में विद्यमान प्रोटीन्स को प्रभावित करता है। 25 का हो जाएगा बी जठर रस। ठीक है। एमाइलेज को भी कहते हैं, डॉट कहते हैं। 26 का तो एमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन एमाइलेज एवं माल्टोज। टाइलिन भोजन में उपस्थित मोट शर्करा को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। 26 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। 27 निम्न में से किसको जंतु स्टार्च कहा जाता है? ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। ये पूर्ण रूप से पेड़ पौधे में अनुपस्थित होते हैं। यह ग्लूकोज का संग्रहित रूप है। 27 का हो जाएगा ए ग्लाइकोजन। 28 में है जन्म के समय लड़कों के हृदय की धड़कन की दर होती है। तो एक नवजात शिशु की हृदय की धड़कन की दर 130 प्रति मिनट होती है, जबकि एक छोटे बच्चे की धड़कन का लगभग 80 से 100 प्रति मिनट होता है। एवं एक वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन 70 से 90 प्रति मिनट होता है। ध्यातव्य है कि एक शिशु या बच्चे की धड़कन हार्ट बीट 160 प्रति मिनट तक भी पहुंच जाती है जब वह रोता या चिल्लाता है। तो 28 का हो जाएगा ए, है ना? 28 का क्या हो जाएगा?
ए 130। 29 में है कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य पेशी तंत्र प्रदान करता है। हमारे शरीर में कंकाल तंत्र तथा बाह्य त्वचा के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियों से निर्मित होता है। मानव शरीर में पेशियों का निर्माण संकोचनशील पेशी कोशिकाओं द्वारा होता है। 29 का हो जाएगा बी पेशी तंत्र। पेशियों भ्रूण के मीजोडर्म से बनते हैं, परंतु आँखों की आइरिस तथा सिलियरी काय की पेशियां भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है। पेशियां मानव शरीर का लगभग 40 से 50% भाग बनाती है। 29 का हो जाएगा बी पेशी तंत्र। ओके, 30 में हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? हड्डी का 38% भाग ओसिन नामक प्रोटीन तथा लगभग 62% भाग अकार्बनिक लवण मुख्यतः कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट का बना होता है। इन्हीं लवणों की उपस्थिति के कारण हड्डियां ठोस एवं कठोर होती है। 30 का क्या हो जाएगा? डी कैल्शियम फास्फेट। ओके, 31 में है मांसपेशियां जल प्रोटीन खनिज लवण तथा वसा आदि। तो मांसपेशियां जल प्रोटीन खनिज लवण तथा वसा आदि का 70% होती है। मांसपेशियां मुख्य रूप से शरीर में त्वचा तथा अस्थियों के मध्य स्थित होती है। मांसपेशियां अस्थियों के ऊपर आवरण की तरह मध्य स्थित होती है। मांसपेशियां अस्थियों के ऊपर आवरण की तरह परतों के रूप में पाई जाती है। शरीर में छोटी बड़ी 639 मांसपेशियां होती है। 31 का हो जाएगा ए 70%। ओके, 32 में है ऊतकों का समूह जो कि शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के स्तर पर पाया जाता है, उसे डॉट कहते हैं। तो 32 का हो जाएगा ऊतक का समूह जो कि शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के स्तर पर पाया जाता है, उसे उपकला इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। उपकला ऊतक पूरे शरीर में फैले हुए हैं। वे सभी शरीर की सतहों, रेखा, शरीर गुहा और खोखले अंगों को कवर करते हैं और ग्रंथियां में प्रमुख ऊतक है। वे कई प्रकार के कार्य करते हैं, जिनमें सुरक्षा, स्त्रावन, अवशोषण, उत्सर्जन, निस्पंदन आदि। 32 का हो जाएगा ए उपकला ऊतक। ओके, 33 में यह हमारे शरीर की सरलतम इकाई है। कोशिका कोशा की खोज रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने की थी। शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूरोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं रचना में ये कोशिकाएं सबसे पुरानी होती है। इसमें केंद्रक तो पाया जाता है, लेकिन केंद्रक पर केंद्रक का कला का अभाव रहता है। एग्जाम्पल जीवाणु कोशिका, नीले हरे शैवाल आदि। यूकैरियोटिक कोशिका जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल को छोड़कर शेष सभी जीवों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक ही होती है। 33 का हो जाएगा ए 33 का कोशा, है ना। एक मिनट, 34 में है कितने वर्ष के नीचे बच्चे बाल अपराधी कहलाते हैं? प्रत्येक राष्ट्र तथा समाज के अपने पृथक सामाजिक मूल्य तथा नैतिक मापदंड होते हैं तथा वह प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा करता है कि वह उनका उचित प्रकार से पालन करे। इन निर्धारित मूल्य तथा मापदंडों के विरुद्ध किया गया प्रत्येक कार्य अपराध की श्रेणी में आता है, और यदि यह अपराध एक निश्चित आयु के बालक द्वारा किया जाता है तो इसे बाल अपराध कहते हैं। वर्तमान में यह उम्र लड़के के लिए 16 और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। 34 का हो जाएगा बी 18 वर्ष। 35 में योग्यता और कौशल, यह डॉट साधन के उदाहरण है। योग्यता, एबिलिटी और कौशल, स्किल, यह व्यक्तिगत पर्सनल साधन के उदाहरण है। विशेष क्षमता की परिभाषा किसी विशेष विषय में किसी व्यक्ति की क्षमता, जैसे संगीत या गणित, या किसी विशेष कार्य में जैसे कि याद रखना, उसकी सामान्य बुद्धि के विपरीत है ना। 35 का हो जाएगा बी व्यक्तिगत। ओके, 36 में है कार्य सरलीकरण की प्रमुख दो तकनीकी है। कार्य सरलीकरण की प्रमुख दो तकनीकी औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य को सरल तरीके से करना, कार्य को ऐसे तरीके से करना जिससे कार्य शीघ्रता से व सुविधाजनक विधि से संपन्न हो सके। तो 36 का हो जाएगा ए। 37 में एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा गिलास पानी पीने पर संतोष मिलता है, यह स्पष्ट विषय है। एक प्यासे व्यक्ति को दूसरा गिलास पानी पीने पर संतोष मिलता है, इसका स्पष्ट कारण यह है कि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम लागू हुआ है। 37 का हो जाएगा बी। 38 में है डॉट साधन टूल का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कार्य कर्मचारी के चयन में किया जाता है।
मनुष्य के कार्य, एक मिनट गलत बता दिए हम। 37 का क्या है, बी होगा, ठीक है। 36 का क्या था, ए, ओके। 38 में डॉट डॉट टूल का उपयोग, तो इसका हो जाएगा कार्य सारणी साधन टूल का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है। 38 का हो जाएगा डी, कार्य सारणी, ठीक है। 39, मनुष्य की क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। मनुष्य की क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को एर्गोनोमिक्स कहते हैं। एर्गोनोमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ है। यह एक जैविक और तकनीकी डेटा के अध्ययन को संदर्भित करता है जो मनुष्य मशीनों या वस्तुओं के बीच अनुकूलन की अनुमति देता है। 39 का हो जाएगा ए। 40 में है अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचालन के बहाव का चरण से चरण विवरण होता है। अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत के संचालन के बहाव का चरण से चरण विवरण प्रक्रिया चार्ट, प्रोसेस चार्ट कहलाता है। प्रोसेस चार्ट में कार्यकर्ता के कार्य के प्रत्येक चरण का वर्णन किया जाता है। यह एक संपूर्ण शोध होता है और यह कार्यकर्ता की क्रियाशीलता के साधारण वर्णन से इस बात में भिन्न भिन्न होता है। इसमें चरणों को तुरंत प्रकारों में वर्गीकृत करने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। 40 का क्या हो जाएगा, ए, प्रक्रिया चार्ट। 41 में श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को इनमें से क्या कहा जाता है। श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को थकान कहा जाता है। शक्ति व्यवस्थापन से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए जरूरी है कि थकान के रूप में और उसका मानसिक व शारीरिक क्षमता पर पड़ने वाला प्रभाव को समझा जाए। शरीर विज्ञान, मनोवैज्ञानिक, औद्योगिक व्यवस्थापन व गृह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इन पर काफ़ी अध्ययन किया गया है। प्राचीन अध्ययन में शारीरिक थकान पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि आधुनिक अध्ययन में यह माना जाता है कि कई प्रकार के थकान के कारण और परिणाम मनोवैज्ञानिक थकान है। अर्थात पूर्व में किए गए कार्य के कारण थकान की शारीरिक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें वर्तमान कार्य को करने की हमारी योग्यता कम हो जाती है। यह मनोवैज्ञानिक थकान की वह स्थिति है जो कार्य की प्रकृति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और हमारी उत्पादकता में कमी करती है। 41 का क्या हो जाएगा, सी, कार्यस्थल के समतल होना, ठीक है। 41 का हो जाएगा सी, थकान, ओके। 42 में है हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब केहनू से ऊपर का हिस्सा होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब केहनू से ऊपर का हिस्सा कार्यस्थल के समतल होता है। 42 का क्या हो जाएगा, सी, कार्यस्थल के समतल होना, ओके। 43 में बाल विवाह निरोधक संशोधित अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषता है। तो बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम 1929 में बना। कब बना, 1929 में। बाद में सन 1949, 78 व 2006 में संशोधन किया गया। कब बना था, 1929 में। संशोधन कब किया गया, 49, 78, 2006 में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के अनुसार लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु 21 और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। 43 का हो जाएगा बी, लड़कों के लिए 21, ओके, ठीक है। 44 में है भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है। किसने कहा था, भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है। यह कथन किनका है, महात्मा गांधी जी का द्वारा दिया गया था। 44 का हो जाएगा सी। 45 में बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी प्रकार है। संतानोत्पत्ति एक जैविकीय कार्य है। संतानोत्पत्ति की इच्छा सामाजिक, आर्थिक एवं जैविकीय विचारों से प्रभावित होती है। संतानोत्पत्ति का संबंध सामान्यतः वंश वृद्धि से है, जबकि धनोपार्जन करना, स्थिति प्रदान करना तथा मनोरंजन करना सभी भौतिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। 46 का हो जाएगा ए, संतान उत्पत्ति, ओके। 47 में है इनमें से कौन सा गलत है। समाज से मान्यता प्राप्त पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली सुव्यवस्थित दृढ़ जनरीतिया की प्रथा कहलाती है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज से मान्यता प्राप्त कार्य करने की विधियाँ ही समाज की प्रथाएं हैं। प्रथा की प्रकृति व इसकी विशेषता निम्नलिखित है। प्रथा का आधार समाज है। प्रथा स्थिर व दृढ़ जनरीति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। प्रथा रूढ़िवादी होती है और इसे सरलता से बदला नहीं जा सकता। प्रथा समाज में स्थायित्व प्राप्त कर लेती है। प्रथा को समाज जन्म देता है और लागू करता है। प्रथा का प्रभाव मानव जीवन पर जन्म से लेकर मृत्यु काल तक होता है। तो 47 का हो जाएगा डी, प्रथा अल्पकालिक होती है।
ओके, गलत पूछा है ना, तो बाकी ए बी सी क्या है, सही है, और डी गलत हो जाएगा। 47 का हो जाएगा डी। एक मिनट, हाँ 48 में है, विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है। प्रत्येक विकास की अवस्था के विकासात्मक कार्य होते हैं। कुछ विकासात्मक कार्य शारीरिक सांस्कृतिक आवश्यकता के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे चलना, सीखना, जबकि कुछ अन्य कार्य व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, सीखना आदि। 48 का क्या हो जाएगा, ए। 49 में भारतीय परिवार में विवाह विच्छेदन का प्रमुख कारण है। तो भारतीय परिवार में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। मानव समाज का इतिहास परिवार का इतिहास है, क्योंकि मानव जीवन के प्रारंभ से ही परिवार का अस्तित्व, परिवार मानव समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण समूह, समिति एवं संस्था है। विश्व के सभी समाज में परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। 49 का हो जाएगा डी, एक दूसरे की कमी को सार्वजनिक करना। ओके, 50 में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को बढ़ती जनसंख्या एवं उसके प्रभावों के प्रति जागरूकता लाना है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो आंसर हो जाएगा ए, 11 जुलाई। देखिए यहाँ पे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 5 सितंबर को क्या बोला गया है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 51 में संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक है। तो संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक फैमिली है। परिवार सामाजिक संरचना की एक मूल इकाई है। अंग्रेजी का फैमिली शब्द एक लैटिन शब्द जिसका अर्थ है जीवन भर के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान एक साथ रहने वाले व्यक्ति के समूह या जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संबंधों से एक दूसरे से बंधे व्यक्ति के समूह को संदर्भित करता है। सो 51 का क्या हो जाएगा, डी, परिवार। 52 में समूह के सदस्य को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, कार्य, वृत्त, एजेंडा तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहते हैं। समूह के सदस्य को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, कार्य, वृत्त, एजेंडा तथा प्रत्याशा का स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को निर्देशात्मक लीडर कहते हैं। जो 52 का हो जाएगा ए। 53 में प्रसार शिक्षा का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में डॉट में किया गया। 53 का प्रसार शिक्षा शब्द यूनाइटेड किंगडम देश में प्रयोग हुआ। संसार की ग्रामीण समस्या के समाधान की प्रमुख सबसे बड़ी शैक्षणिक अवस्था प्रसार शिक्षा ही है। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की शैक्षिक उपयोगिता को जनता तक पहुंचाना था, जहां वे रहते हैं और कार्यरत। इस प्रकार वह विश्वविद्यालय शिक्षा प्रसार आंदोलन के रूप में जानी गई। अतः विकल्प सी सही है 53 का। 54 में है फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना। यह किसने कहा, तो फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना, यह कथन एच रट के द्वारा कहा गया है। फूल वातावरण को उल्लासित करते हैं। फूल मन को शांति एवं सुख, आनंद, संतोष एवं सरल बनाते हैं। जो 54 का हो जाएगा ए। 55 में है जब पिघले हुए घी में अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए उसका रंग डॉट हो जाता है, तो यह दर्शाता है कि घी में वनस्पति घी की मिलावट है। तो 55 में हो जाएगा HCl। अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए और उसका रंग गहरा लाल हो जाए तो यह दर्शाता है कि घी वनस्पति घी की मिलावट है। सो 55 का हो जाएगा बी। 55 का क्या हो जाएगा, बी, गहरा लाल। ओके, 56 में है 3 मूल रंग के अंतर्गत कौन से 3 रंग आते हैं। तो वर्ण का स्वभाव रंगते होती है। यू तो रंगतों के अनंत नाम है, परंतु मुख्य रंगते 3 हैं, नीला, पीला तथा लाल। दो मुख्य रंगतों के मिश्रण से 3 द्वितीय रंगों श्रेणी की रंगतें निर्गत होती है, जिन्हें नारंगी, बैंगनी तथा हरित कहा जाता है। निकटवर्ती मुख्य तथा द्वितीय श्रेणी की रंगतों के मिश्रण से जो रंगतें बनती हैं उन्हें मध्यवर्ती रंगतें की श्रेणी में रखा जाता है। धातु है कि उपरोक्त रंगतें पदार्थ की रंगतें हैं, जबकि प्रकाश की रंगतें इनसे भिन्न होती है। प्रकाश की मुख्य रंगतें के अंतर्गत लाल, हरा तथा नीला आते हैं। 156 का हो जाएगा बी, नीला, पीला, लाल। ओके, 57 में है प्रांग वर्ण चक्र में 3 वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं, उन्हें कहते हैं।
पराग वर्ण चक्र में 3 वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं, उन्हें त्रिक्ट्रायड कहते हैं। रंग चक्र में बराबर की दूरी पर स्थित 3 रंगों के द्वारा ये रंग योजना बनाई जाती है। 157 का हो जाएगा डी त्रिक। 58 में परिधान में संरचनात्मक डिजाइन उत्पन्न किया जा सकता है। तो परिधान में संरचनात्मक डिजाइन कॉलर्स द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की रेखाएं एवं गले के आकार के अतिरिक्त कॉलर, पॉकेट, झालर, गोड, पाइपिंग आदि भी परिधान के सुंदर बनाने में सहयोग देते हैं। मुड़े हुए कॉलर से कंधे के पतलेपन के दोष को छिपाया जा सकता है। यह कॉलर कंधे को थोड़ा चौड़ा करके दिखाता है। इसी तरह घूमे हुए कॉलर से ग्रीवा की पतलेपन का दोष छिप जाता है। 158 का हो जाएगा सी पतले। ओके। 59 क्वेश्चन नंबर 59 है, बड़ी आकृति के डिजाइन से बच्चे यदि आप डॉट डॉट हैं। स्थूल काय वाली महिला को हमेशा खड़ी रेखा वाले डिजाइनों से अलंकृत परिधान की धारण करनी चाहिए। ये परिधान ठीक उनके व्यक्तित्व के अनुरूप रहते हैं और विपरीत रंगों के परिधान इनके लिए वर्जनीय है। बड़े बड़े फूलों वाले नमूने एवं चौड़ी बॉर्डर वाले परिधान इनकी लंबाई को और भी कम कर दिखाते हैं, जिससे मोटी महिलाएं और अधिक नाटी एवं मोटी दिखने लगती है। 59 का हो जाएगा डी स्थूल काय। 60 में अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। कलात्मक के लिए अनुरूपता आवश्यक है। गृह सज्जा से संबंधित किसी भी वस्तु में अनुरूपता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तत्वों का ध्यान रखना आवश्यक है। इस प्रकार के मुख्य तत्व है रेखा तथा रूप, आकार, बनावट, विचार तथा रंग। 60 का हो जाएगा डी। 61 में कौन से समूह में सभी कला के तत्व है? आधुनिक समय में जैसे जैसे मनुष्य व्यस्तता की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उनका कला की ओर रुझान बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है कि कला सौंदर्य उत्पन्न करती है। कला को भली भांति समझने के लिए एवं कलात्मक सृजन के लिए हमें कला के तत्वों को समझना आवश्यक है। कला के तत्व रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, स्थान आदि। 61 का हो जाएगा बी रेखा, आकार, रंग। और 60 का क्या था? डी। ठीक है। 62 में है, यदि आकार, रंग और रेखाएं बार बार प्रयुक्त होती है तो उसमें कला के किस अंश का प्रयोग होता है? यदि आकार, रंग और रेखाएं बार बार प्रयुक्त होती है तो उसमें संतुलन कला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डी हो जाएगा 62 का। 63 में नॉन स्टिक बर्तन में टेफ्लॉन कोटिंग किसकी है? नॉन स्टिक बर्तन में टेफ्लॉन कोटिंग पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की होती है। टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लोरोपौलक है जिसकी खोज वैज्ञानिक डॉक्टर राय प्लकेट ने की थी। 163 का हो जाएगा ए। 64 में प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व का प्रयोग किया जाता है। जब प्रेशर कुकर में दबाव नियंत्रित क्षमता से अधिक हो जाती है और वाष्प सीटी के माध्यम से बाहर नहीं निकलता है तो यह वाल्व कुकर से स्वतः निकल जाता है, जिससे कुकर फटने से बच जाता है। 164 का हो जाएगा ए सुरक्षा वाल्व। 65 में है, सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में डॉट डॉट प्रयुक्त होता है। सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने के लिए ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। सिंक सीमेंट फर्श पर लगे कुछ विशेष प्रकार के दाग धब्बे जो शोधक पदार्थों एवं अपमार्जकों से नहीं छूट पाते, उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ अन्य प्रकार के प्रतिक्रमकों एवं विरंजक ब्लीच का उपयोग करना पड़ता है। 165 का हो जाएगा डी ब्लीच। 66 में है, एक रसोई में कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण की रेखा दर्शाता है? एक रसोई में कार्य त्रिकोण रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग के बीच संचरण की रेखा दर्शाता है। 166 का हो जाएगा सी। 67 में कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधन और पारिवारिक सदस्य के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया यह है। तो कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधन और पारिवारिक सदस्य के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया योजना बनाना है। इसके कार्य सुगम ढंग से संपन्न होता है। 167 का हो जाएगा ए। 68 में कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है? ऊर्जा, एनर्जी। मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण। व्यवस्था की परिभाषा में साधनों का महत्व स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। अपने उपलब्ध साधनों के उपयोग द्वारा ही कई व्यक्ति या परिवार अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करता है। 168 का हो जाएगा ए ऊर्जा। 69 में है, JIT
JIT यानी जस्ट इन टाइम प्रबंधन पद्धति का प्रकार है। 69 का हो जाएगा बी। ओके। 70 में निम्नलिखित में से कौन सा कारक खरीदारी और उपभोग व्यवहार को प्रभावित करता है? घरेलू परिवार की संरचना, परिवार चक्र में चरण, पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया आदि कारक खरीदारी और उपभोग व्यवहार को प्रभावित करते हैं। 70 का हो जाएगा डी। ठीक है। 71 में उपभोक्ता अधिनियम पारित हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकार का अधिकतम संरक्षण करना, उपभोक्ता के साथ धोखेधारी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक मूल्य पर सामान को देना, कम नापतोल, वारंटी कार्ड देने के बाद भी सर्विस नहीं देना तथा हर जगह पर ठगा जाना आदि समस्या के समाधान के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। 71 का हो जाएगा ए। 72 में जैसे जैसे आय वृद्धि होती है निम्न में होने वाला व्यय का प्रतिशत घटता जाता है। तो भोजन का हो जाएगा 72 का बी। पारिवारिक बजट के विषय में एक लोकप्रिय नियम एंजले ने प्रस्तुत किया था। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है परिवार द्वारा भोजन एवं खाद्य सामग्री पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत घटता जाता है। 72 का हो जाएगा बी। 73 में है आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन होना आवश्यक है तथा वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उपलब्ध साधनों का स्वेच्छा से उपयोग करने के लिए तैयार हो। 73 का हो जाएगा ए साधन। 74 में बैंक एक संस्था है। बैंक एक व्यावसायिक संस्था है, पारिवारिक बचत के सुरक्षित एवं लाभकारी माध्यम के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय संस्था है। बैंक अब अधिकांश बैंक राष्ट्रीयकृत है तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमानुसार कार्य करते हैं। बैंक न केवल बचतों के विनियोग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं वरन ये अपने ग्राहक को लॉकर की सुविधा तथा आवश्यकता पड़ने पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। बैंक अपने आप में संपूर्ण वित्तीय संस्थान है। 74 का हो जाएगा सी व्यावसायिक। ओके। 75 जो वस्तुएं सेवाएं परिवार के सदस्यों को बिना धन का उपयोग से प्राप्त होती है कहलाती है। जब नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को वस्तुतः या सेवाएं बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाती है इसे कर्मचारी की अप्रत्यक्ष आय या अनुषंगी लाभ माना जाता है। इस सेवा के उपयोग के बदले उसे किसी भी धन का भुगतान नहीं करना होता है। 75 का क्या होगा बी अप्रत्यक्ष आय। 76 में इनमें कौन सा वाक्य असत्य है? आय एक निश्चित अवधि में परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्य द्वारा अर्जित आय धन एवं मुद्रा पारिवारिक आय कहलाती है। पारिवारिक आय 3 प्रकार की होती है, मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मानसिक आय। 76 का क्या हो जाएगा ए पैसा आय वह है जो प्रचलित नोट, सिक्के, चेक अथवा ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त होती है। 76 का हो जाएगा ए। ठीक है। 77 प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है उसका रूप है। प्रतिलाभ जो व्यक्ति एक शेयर से प्राप्त करता है उसका रूप लाभांश होता है। आय के उससे अधिकतम को लाभांश कहते हैं जो उत्पादन के खर्च को छोड़कर उद्यमी को प्राप्त होता है। तो 77 का हो जाएगा बी। 78 में है किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है? तो संतोष की भावना को अभौतिक आय कहते हैं। 178 का हो जाएगा सी। 79 में किसी निश्चित आय में समय में परिवार में वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव वास्तविक आय रियल इनकम। वास्तविक आय का अमौद्रिक आय रियल इनकम ऑफ नॉन मनी इनकम वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रभाव है जो मानवीय आवश्यकताओं के संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध रहती है। वास्तविक आय 2 प्रकार के होता है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आय में उन वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो पारिवारिक सदस्य को बिना धन के उपयोग से प्राप्त होती है, जैसे घर में उत्पादित वस्तु। ठीक है। दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वस्तुएं एवं सेवाएं आती है जो परिवार को किसी वस्तु के बदले में ही साधारण मुद्रा के बदले में ही प्राप्त होती है, जैसे मुद्रा द्वारा और वस्तु विनिमय द्वारा। 79 का आंसर होगा बी। ठीक है। वास्तविक आय। 80 में है घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए। ये तो कॉमन क्वेश्चन कूड़ेदान में होना चाहिए। कूड़े करकट के अंतिम निस्तारण की मुख्य विधियाँ जलाना, जल में प्रभावित करना, गड्ढे में भराव करना तथा खाद बनाना। घर की सफाई के दौरान निकलने वाले व्यर्थ एवं दूषित पदार्थ को घरेलू कूड़ा कहा जाता है। 80 का हो जाएगा ए। 81 में है
निर्णय करने में उन उद्देश्य का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। यह किसकी उक्ति है? ऑथर का नाम पूछ रहा है। निर्णय करने में उद्देश्य का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। यह डी वुड्स थॉमस की उक्ति है। निर्णय लेना एक मानसिक प्रक्रिया है। किसी भी परिवार में दो प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, व्यक्तिगत निर्णय, सामूहिक निर्णय। तो 81 का हो जाएगा ए, डी वुड्स थॉमस। ठीक है, 81 का ए हो जाएगा। 82 में कोटिजन के अनुसार गृह प्रबंध एक प्रयोगात्मक विज्ञान है जिसमें प्रबंधन के माध्यम से परीक्षण फल निकाला जाता है। ठीक है, 83 में है प्रबंधन के उत्प्रेरक कारक है। गृह व्यवस्था के 3 उत्प्रेरक तत्व हैं, मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। इन तीनों घनिष्ठ संबंध होता है तथा ये अंतर संबंधित होते हैं। 83 का हो जाएगा डी। 84 में डॉट जीवन को अर्थ देता है। मूल्य जीवन को अर्थ देता है। हम सभी के कुछ न कुछ मूल्य होते हैं जिन्हें हम ग्रहण करते हैं। मूल्य और लक्ष्य के माध्यम से हम जीवन से वास्तव में जो चाहते हैं उसके संबंध में स्पष्ट विचार के बारे में सोचना हमारी क्रिया के लिए बनाए गए ढांचे का प्रथम चरण होता है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला तत्व है। यह न्याय करने, व्याख्या करने और विश्लेषण करने हेतु आदान प्रदान करते हैं और इन्हें यह गुण होता है कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्तापूर्ण चयन संभव बनाते हैं। 84 का हो जाएगा बी, मूल्य। ओके, 85 में है यदि सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है तो उच्च कोटि के निर्णय की प्राप्ति होती है। तो ये निश्चितता की प्राप्ति होगी। 85 का हो जाएगा। 86 में निर्णय लेने में 3 चरण डॉट द्वारा दिए गए हैं। किनके द्वारा? तो जॉन डेवी के द्वारा दिए गए हैं। बी हो जाएगा। ओके, 87 में है, ठीक है, एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है। तो इसका हो जाएगा शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित और शिक्षा उद्देश्य पर आधारित, दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों, सी ऑप्शन सही है। 88 में प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है। प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है। क्या है? प्रबंधन मैनेजमेंट, विज्ञान और कला दोनों इस पर सहमत एग्री है। न्यूमैन एवं समर के अनुसार प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्रियाओं की श्रृंखला है जो उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अग्रसर होती है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इनकी क्रियाएं सिद्धांत रूप में व्यक्तित्व के मध्य संबंधों से संबंधित होते हैं। 88 का हो जाएगा डी। क्या होगा? डी, सहमत। संगठन 89 में है संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार। संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार रेखीय संगठन है, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है। संगठन ऑर्गेनाइजेशन वह सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है, जो अपने कार्य की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियंत्रण करती है। संगठन 5 प्रकार के होते हैं, लाइन संगठन, रेखीय और कर्मचारी संगठन, कार्यात्मक संगठन, परियोजना संगठन, मैट्रिक्स संगठन। 79 का क्या हो जाएगा? सी, रेखीय संगठन। 90 में है 89 का हो जाएगा सी, रेखीय संगठन। ठीक है, 90 में है पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए तारपिन अथवा मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। मक्खन, घी, तेल, पेंट, वार्निश आदि के दाग चिकनाई धब्बे वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ऐसे धब्बे को छुड़ाने के लिए पहले चिकनाई को शोषित कर या घोलक हटाया जाता है, बाद में रंग या अन्य पदार्थ को छुड़ाया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, पेट्रोल एसीटोन, तारपिन, मिट्टी का तेल आदि का प्रयोग इस प्रकार के धब्बे छुड़ाए जाते हैं। ठीक है, 90 का हो जाएगा सी। 91 में है सफ़ेद सूती वस्त्र से ताजे खून के धब्बे को हटाया जाता है। सफ़ेद सूती वस्त्र पर ताजे खून के धब्बे को हटाने के लिए तनु अमोनिया के घोल का उपयोग किया जाता है। वस्त्र पर लगे दाग धब्बे को जितना जल्दी हो सके छुड़ा लेना चाहिए। ताजे दाग सहजता एवं शीघ्रता से छूटते हैं। 91 का क्या हो जाएगा? ए, तनु अमोनिया के घोल से। ओके, 92 में है वस्त्र पर लगे नेल पॉलिश के धब्बे को छुड़ाया जा सकता है। वस्त्र पर लगे नेल पॉलिश के धब्बे को एसीटोन या एमाइल एसीटोन की सहायता से छुड़ाया जा सकता है। एसीटोन एक रंगहीन अभिलक्षणिक गंध वाला ज्वलनशीलता द्रव्य है जो पानी, ईथर और अल्कोहल में मिश्रण है। यह कापड़ के भंजक आसमन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त
पायरोलिग्नेनियल अम्ल का घटक है। इसका मुख्य उपयोग विलायक के रूप में होता है। एसीटोन का सिस्टेमिक नाम प्रोपोनोम है। सो 92 का क्या हो जाएगा? बी, एसीटोन की सहायता से। ठीक है। 93 में है, एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज है। तो इसका हो जाएगा रूपरेखा। दूर से क्या देखते हैं? उसकी रूपरेखा देखते हैं। देखिए 94 में प्रदेश जो पटोला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा गुजरात। पटोला साड़ी हथकरघे से बनी एक प्रकार की साड़ी है जो गुजरात के पाटन में बनाई जाती है। यह प्रायः रेशम की बनती है। पटोला शब्द बहुवचन का शब्द है जिसका एक वचन पोटोलू है। पटोला साड़ियाँ बहुत कीमती होती है। किसी समय ये वस्त्र राजघराने या दाना सेठ लोग की पहनने की क्षमता रखते थे। इसमें दोनों तरफ से बनाया जाता था। यह बहुत ही महीन काम है। पूरी तरह से सिल्क से बनी इस साड़ी को वेजिटेबल डाई या फिर कलर डाई किया जाता है। 194 का हो जाएगा बी। ओके। 95 में है, गंधक रंजक उपयुक्त डॉट डॉट। गंधक रंजक सूती वस्त्र के लिए उपयुक्त होते हैं। सल्फर की उपस्थिति के कारण इन्हें सल्फर रंग कहते हैं। ये पानी में अघुलनशील होते हैं। फलतः इन्हें घोलने के लिए क्षारीय अपकारक प्रतिकर्मक का उपयोग करना पड़ता है। इससे रंग रेशों के भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं। सूती, लिनन, रेयॉन तथा जूट आदि के रेशे से बने वस्त्रों को रंगने के लिए ये रंग उपयुक्त होते हैं। ये रंग धुलाई के प्रति पक्के होते हैं, परंतु ब्लीच एवं अत्यधिक प्रकाश के संपर्क में आकर रंग फीके पड़ जाते हैं। सल्फर रंग महंगे होते हैं। 195 का हो जाएगा बी, सूती के लिए। ठीक है। 96, बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है? ओके, एक मिनट। 95 का बी है, सूती। ठीक है। 96 में जब किसी रेशे को अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाए तब उस रेशे को कहते हैं। 96 का, तो उभयधर्मी रेशे को अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाता है। 96 का सी हो जाएगा उभयधर्मी। अब 97 में आइए, बाई मिस्टेक छूट रहा था। 97 में है, बाल कल्याण सेवा में स्वास्थ्य निरीक्षक जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में जिसका सहयोग प्रमुख है। तो 97 का हो जाएगा, बाल कल्याण सेवा में स्वास्थ्य निरीक्षण जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी से संपर्क स्थापित करने में सहायक नर्स, मिडवाइफ, एएनएम का प्रमुख सहयोग होता है। धातव्य है कि बच्चे के स्वास्थ्य का निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार तथा स्थानीय निकाय द्वारा बाल रक्षा केंद्र खोले जाते हैं। 197 का क्या हो जाएगा? बी, सहायक नर्स, मिडवाइफ, एएनएम। ओके। 98 में है, एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। तो CSWB, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा अगस्त 1953 में की गई थी। यह एक अर्ध सरकारी स्वायत्त संस्था है जिसका संचालन एवं नियंत्रण केंद्रीय मानव संस्थान मंत्रालय के अधीन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण कार्यक्रम के संचालन करने और उन्नत बनाने के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता का अन्य प्रकार के सहयोग देना है। 198 का हो जाएगा बी, CSW। 99 में है, PF एक अनिवार्य सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। PF का अर्थ इनमें से क्या है? तो PF एक अनिवार्य सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। PF का अर्थ होता है प्रोविडेंट फंड, है ना, प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड अन्य नाम है। इसका अन्य नाम कर्मचारी को उनके शरीर से बाहर निकलने के समय एक मुश्त भुगतान प्रदान करना। यह पेंशन फंड से अलग है जिसमें एक मुश्त और मासिक पेंशन का भुगतान दोनों शामिल है। तो इसका फिर से प्रोविडेंट फंड होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। 99 का हो जाएगा डी, प्रोविडेंट फंड। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का 16। आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, 16 कंप्लीट किया मैंने। ये 100वां क्वेश्चन है। PCPNDT अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया जाता है। तो
PNDT अधिनियम लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने के लिए अधिनियमित किया जाता है। पूर्व गर्भधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PCPNDT अधिनियम 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, लिंग चयनात्मक गर्भपात। ओके बाय, थैंक यू सो मच। कंप्लीट हुआ बिहार स्टेट का टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर 16। एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गया, फॉर्म फिलअप हो रही है और एग्ज़ाम अक्टूबर में होने जा रही है बिहार स्टेट का। सो काफ़ी हेल्पफुल होगा। डबल स्पीड में लगाकर कोई वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन गया है, कोई शॉर्ट है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरीके से हम अगले टेस्ट सीरीज़ को लेकर के उपस्थित होंगे। सो ओके बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।